आइए स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री का खेला। 11th क्लास से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट मोल कंसेप्ट के रिगार्डिंग। देखिए, मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करने से पहले अपन एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, अपन इसको कनेक्ट करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ 9th क्लास। 9th क्लास की केमिस्ट्री से आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अपन लोग किसके अंदर रहते हैं, एक यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं, एक यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। और ये मेरा जो यूनिवर्स है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, मैटर प्लस में एनर्जी। मैटर प्लस में एनर्जी। मैंने देखा था कि मैटर क्या होते हैं। हमने पाया कि जो मेरे मैटर जो होते हैं उसके लिए बोला था कि जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, आपका मास प्रेजेंट होता है, और जो ऑक्यूपाई करते हैं आपके क्या ऑक्यूपाई करते हैं, आपका स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उन्हीं को अपन ने क्या बोला था, मैटर बोला था। दूसरी जो टर्म है यहाँ पे क्या है, मैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब है कि ये उसकी सेल्फ एनर्जी है। ये उसकी कौन सी एनर्जी है, आपकी सेल्फ एनर्जी है। ओके, बाद में मैटर को अपन ने फर्दर स्टडी किया तो पता चला कि ये एक कैसा पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल होता है। कैसा पार्टिकल होता है आपका, एक टाइनी पार्टिकल होता है, जिसको फर्दर स्टडी करके पता चला कि ये जो टाइनी पार्टिकल जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, आपका एक एटम होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एटम जो होती है क्या होता है, आपका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम जो होता है आपका कैसा पार्टिकल होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो हमारी जो केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री के अंदर हम जो पार्टिकल्स पढ़ते हैं, जो एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ते हैं, वो मेरे पास 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा, एटम होता है। एक होता है आपके पास कौन, मॉलिक्यूल होता है। और एक कौन होता है, आपका आयन होता है। तो आइए 1 बाय 1 अपन इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटम के रिगार्डिंग। क्या जानते हो आप एटम के बारे में, थोड़ा सा सोच के मुझे आंसर कीजिए। क्या जानते हो आप लोग एटम के बारे में? आई थिंक आपने सोच लिया होगा। एटम जो होता है, हमने पढ़ा था कि एटम एक कैसा पार्टिकल होता है, एक टाइनी पार्टिकल होता है। एटम जो होता है एक्चुअली में कैसा पार्टिकल होता है, आपका एक टाइनी पार्टिकल होता है। दूसरा हमने पढ़ा होगा कि ये नेचर में कैसा होता है, आपका नॉन डिविजिबल होता है। ये जो होता है नेचर में कैसा होता है, आपका नॉन डिविजिबल इन नेचर होता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये आपकी सफिशिएंट है फॉर 9th एंड 10th। अब 11th में एटम को अपन कैसे स्टडी करते हैं, आइए उसी की बात करते हैं। एटम कहता है कि पार्टिकल विच में हैव independent existence or not। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सबसे पहले इस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से ही समझते हैं कि ये टर्म क्या होती है। आइए वेरी बेसिक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। देखिए, मेरे पास 2 फैमिली है, एक राम का परिवार है और एक मेरे पास है श्याम की फैमिली। राम के घर में जो सबसे छोटा मेंबर है वो कितने साल का, आपका 2 साल का है। श्याम के घर में जो सबसे छोटा मेंबर है वो कितने साल का है, आपका 25 ईयर्स का है। सपोज दैट इस भैया को क्या लगी, भूख लगी, ये क्या करेगा, सोचो। रोएगा मतलब ये क्या करेगा, खाना मांगेगा। खाना मांग रहा है तो मुझे एक चीज़ बताना, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आई थिंक आपके पास आंसर होगा इसका। कैसा हुआ नेचर में, ये डिपेंडेंट है। अगर ये डिपेंडेंट है तो मुझे बताना ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा।
कैसा हुआ नेचर में, अनस्टेबल हुआ। मुझे बताना अगर इसको भूख लगी है तो ये क्या करेगा। ये खाना बना सकता है, जोमेटो से ऑर्डर कर सकता है, स्विगी से ऑर्डर कर सकता है। मतलब नेचर में कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। नेचर में कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट हुआ तो मतलब कैसा हुआ, वो स्टेबल हुआ। ओ माय गॉड, मुझे पता चल गया कि जो पार्टिकल नेचर में कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, उन्हीं का ही क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। उन्हीं का ही क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। अब ये जो स्टोरी थी ये तो थी घर की। अपने को किसके बारे में पढ़ना है, एटम के बारे में पढ़ना है। तो अपने को किसकी स्टेबिलिटी को पता लगाना पड़ेगा, एटम की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग पता लगाना पड़ेगा। कि मुझे कैसा पता चलेगा कि एटम की स्टेबिलिटी को मैं कैसे डिटरमाइन करता हूँ। आइए उसी की बात करते हैं। देखिए हमारे एक बाबा आए थे, उन बाबा का नाम था आपका क्या, लुईस ऑक्टेट। एक बाबा आए थे और उनका नाम था आपका क्या, लुईस ऑक्टेट। इन बाबा ने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि मेरे पास जो एटम जो होता है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी शेल्स प्रेजेंट होती हैं। एटम के अंदर क्या होती हैं, आपकी शेल्स प्रेजेंट होती हैं। और वो शेल्स कौन कौन से होते हैं, कि एल, एम और एन। के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते होंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते होंगे। एल के अंदर मैक्सिमम 8 आते होंगे। एम के अंदर 18 आते होंगे। और एन के अंदर कितने आते हैं, आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स आते होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्होंने अपने को क्या दिया, 2 रूल्स दिए। इन्होंने अपने को क्या दिए, 2 रूल्स दिए। और उन रूल्स का नाम था आपका क्या, एक का नाम था डुप्लेट रूल और एक का नाम था आपका कौन सा, ऑक्टेट रूल। क्या कहता है डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल कहता है मान लीजिए मेरे पास कोई एटम प्रेजेंट है और उस एटम के पास ओनली कौन सी शेल प्रेजेंट है, के शेल प्रेजेंट है। ओनली कौन सी शेल प्रेजेंट है, आपकी के शेल प्रेजेंट है। और इस के शेल के अंदर वो कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो वो नेचर में कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर वो स्टेबल हो चुका है तो उसका क्या हो जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या कहता है, अपने पास 2 एटम हैं, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हीलियम का एटम है। एक हाइड्रोजन का एटम है और एक किसका एटम अपने पास, हीलियम का एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। मतलब इसके पास अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ तो कितने हुए, 1 हुए। और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होंगे, 2 हुए। इन दोनों एटम्स में से किसने इस बात को फॉलो किया है, आई थिंक हीलियम ने इस बात को फॉलो किया है। तो मतलब हीलियम कैसा हो चुका है, आपका स्टेबल हो चुका है। अगर स्टेबल हो चुका है तो उसका क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। उसका क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। अब सुनो, यहीं से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और भी मिल रहा है। क्या 10th क्लास में मैंने पढ़ा था, 10th क्लास में अपन ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही थी। आपकी क्या हो रही थी, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही थी। तो मुझे बताना एक बार, क्या हीलियम ने कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अगर स्टेबल हो चुका है तो उसका क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो चुका है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, अगर मैं किसकी बात करता हूं, हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो ये अभी भी क्या था, अनस्टेबल था। बट ये अनस्टेबल आदमी क्या चाहता था, स्टेबिलिटी चाहता था। आपका क्या चाहता था, आपकी स्टेबिलिटी चाहता था। दैट्स व्हाई वो पार्टिसिपेट कर रहा था किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। मतलब एक बात समझ में आ गई मुझे, जितनी भी मैंने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, क्या गेन करना चाहते थे, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते थे। आप लोग भी क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप भी लाइफ में क्या होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहते हो। आई थिंक आपको एटम की डुप्लेट रूल की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम ऑक्टेट रूल के ऊपर चलते हैं। ऑक्टेट रूल आपको क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि
अगर कोई भी एटम है आपके पास, अगर कोई भी एटम प्रेजेंट है और उसकी लास्ट वैलेंस शेल के अंदर वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर वो ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो नेचर में कैसा हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। वो नेचर में कैसा हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। अगर वो स्टेबल हो गया तो उसका क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने पास कौन थे, सोडियम चचा। अपने पास कौन थे, सोडियम चचा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 281। अगर मैं बात करता हूँ इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होते हैं, क्या 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करता हूँ, अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करता हूँ तो वो भी कितने हुए आपके पास, 11 ही हुए। अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करता हूँ तो न्यूट्रॉन्स होते हैं आपके एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके कितने आए, 12 आए। अब देखना, अब सोडियम के लिए ये जो 1 है ये उसकी बिहेव कर रहा है किसकी, लास्ट वैलेंस शेल की तरह। मतलब इसकी लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब इसके पास 2 ऑप्शन हैं, क्या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस कर दे, और क्या कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले। तो इसने सोचा क्यों नहीं अपन 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दें, लॉस कर दें। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और एक नया सोडियम बनेगा। तो मुझे बताना इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने आपके, 10। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करता हूँ तो मुझे बताना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए, 10 होंगे या 11 होंगे, सोचो। 11। अगर किसी के माइंड में ये चल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी घट जाएंगे तो वो बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है उसके बारे में बताएंगे आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं आपके पास, 12 ही रहने वाले हैं। अब प्रोटॉन क्यों नहीं लॉस हुए, प्रोटॉन लॉस क्यों नहीं हुए, आइए उसी की स्टोरी समझाता हूँ। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रहते हैं आपके कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ रहते हैं आपके, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, सेल होती है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। उस जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या होता है आपका, डीएनए होता है। तो मुझे एक चीज़ बताना, मैं माइंड में से आपका अपना डीएनए निकाल के आप पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। मैं आपको जो नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इट मीन्स दैट मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा हूँ, आइदर गेन कर रहा हूँ या मैं लॉस कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं होता। ओके, जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर चार्ज आया आपका, क्या पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेरा सेकंड जो क्वेश्चन आता है आपके लिए कि मुझे एक चीज़ बताना, सोडियम ने जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था तो उसके ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज क्यों आया, उसके ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज क्यों आया। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर मेरे पॉकेट में 1 रुपया गिरा हो है और वो गिर जाए तो मतलब मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, मेरा तो लॉस हुआ है ना। आइए इसी की बात समझते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। देखिए, हमने पढ़ रखा है कि मेरा जो एटम जो होता है, मेरा जो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है आपका, न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रिकली क्या रहता है आपका, न्यूट्रल रहता है। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होगी, जब इक्वल अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होगा, जब उसके पास वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉजिटिव का 2 और नेगेटिव का मेरे पास 2 है, अगर मैं इन दोनों को कट कर देता हूं तो सम मेरे पास कितना आता है, 0 आता है। मतलब 0 का मतलब ही क्या है कि वो कैसा आदमी है, न्यूट्रल आदमी है। मुझे बताना, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है आपके पास कौन सा, नेगेटिव। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है आपका कौन सा, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है आपका, न्यूट्रल चार्ज होता है। एक बार इसको सम करके देखना,
जैसे मैंने इसको एक बार सम करके देखा तो 11 के पॉजिटिव माइनस का 10, मतलब मेरे पास क्या बच रहा है, पॉजिटिव का 1। मतलब यहाँ से मुझे एक इन्फॉर्मेशन और भी समझ में आई है। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि आई हैव एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। अगर मैं इधर में बात करता हूँ, इधर की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे बताना ये नेगेटिव के हुए, ये पॉजिटिव के हुए, क्या ये न्यूट्रल हो जाएंगे? क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगली स्टोरी पढ़ते हैं क्लोरीन के केस में। क्लोरीन के केस में क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक मास होता है उसका 35। अगर मैं 17 को लिखूं तो मतलब क्या अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लास्ट वैलेंस शेल के अंदर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी हैं, आइदर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, वो गेन कर ले, या 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस कर दे। इसने क्या टास्क समझा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता हूँ, गेन ही कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके पास कितने, 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ वो भी कितने हुए आपके पास, 17। अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करता हूँ तो वो आपके पास कितने आएंगे, 18 आएंगे। इसने जैसे ही क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। तो अब ये एक नया क्लोरीन बनेगा। नया क्लोरीन बनेगा तो मुझे बताना एक बार, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए आपके पास, क्या 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करता हूँ तो प्रोटॉन्स कितने हुए आपके, 17 हुए। और न्यूट्रॉन्स की बात करता हूँ तो न्यूट्रॉन्स भी आपके पास कितने हुए, 18 हुए। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है आपका नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है आपका कौन सा, पॉजिटिव। जैसे ही मैंने इसको सम करके देखा तो 18 के माइनस के और प्लस के 17 को सब करके देखा तो मेरे पास चार्ज कितना बचता है, -1। मतलब क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आया आपका, -1। ये -1 एक चीज़ और भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि आई हैव एन एक्स्ट्रा, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है आपका, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या आपको यहाँ तक की इंफॉर्मेशन समझ में आई? ये बात थी सिर्फ एटम के रिगार्डिंग। आइए मॉलिक्यूल की बात पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग आपने आई थिंक पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल के आपने पढ़ा होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमिलर एटम्स, या आपने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा कि ग्रुप ऑफ टू सिमिलर एटम्स, ग्रुप ऑफ टू सिमिलर एटम्स, आपने ये भी पढ़ा होगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सफिशिएंट थी आपकी कौन सी क्लास तक, 9th और 10th क्लास तक। 11th क्लास में मॉलिक्यूल क्या कहता है कि एक ऐसा पार्टिकल विच may have definite independent existence। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका डेफिनेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन से मिल लेते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। अगर इसको डुप्लेट रूल को फॉलो करना था तो मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन और भी रिक्वायर्ड है। क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और भी रिक्वायर्ड है। तो इसने फ़ोन किया दूसरे हाइड्रोजन के पास कि आ जा भाई, दोनों मिलके गुलू करते हैं। तो मतलब क्या कर रहे हैं, हम बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन मिलके क्या बने आपके, H2 बने। क्या बने, H2 बने। इसी तरह ऑक्सीजन मिलके क्या बनी आपकी, O2 बनी। नाइट्रोजन मिलके क्या बनती है आपकी, N2 बनती है। तो यहाँ से मुझे एक इन्फॉर्मेशन और भी क्लियर हो रही है कि हाइड्रोजन जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है वो
H की फॉर्मेट में नहीं होती, उसका H2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ना कि उसका एटम एग्जिस्ट करता है। अपन लोग ये वाली ऑक्सीजन लेना पसंद करते हैं, ना कि ये वाली। क्यों? क्योंकि ये नेचर में कैसी है? स्टेबल है। ये नेचर में कैसी है आपकी? स्टेबल है। ये वाली कैसी थी आपकी? अनस्टेबल थी। मतलब हमारी बॉडी को भी कैसी चीज़ पसंद है? एक स्टेबल चीज़ ही पसंद है। आई थिंक आपको दो पार्टिकल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। तीसरा जो पार्टिकल है वो कहता है क्या? आयन। आयन कहता है कि मैं एक कैसी स्पीशीज हूँ? मैं एक चार्ज स्पीशीज हूँ। मैं एक कैसी स्पीशीज हूँ आपकी? एक चार्ज स्पीशीज हूँ। चार्ज स्पीशीज हूँ मतलब मैं दो तरह की होती हूँ। एक होती हूँ क्या? कैटायन, और दूसरी जो होती हूँ क्या होती है आपकी? एनायन। मतलब कैटायन के ऊपर जो चार्ज होता है कैसा चार्ज होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन के ऊपर जो चार्ज होता है कैसा चार्ज होता है आपका? नेगेटिव चार्ज होता है। बनती कैसे हैं? कैटायन कहती है मैं बनती हूँ बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती हूँ। और ये मैं कैसे बनती हूँ? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थे मेरे वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनके ऊपर अपनी पूरी की पूरी क्या है? केमिस्ट्री डिपेंड करती है। मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ आपको, मुझे क्वेश्चन का आंसर आप बताना कि सोडियम का एटम एग्जिस्ट करता है या उसका आयन एग्जिस्ट करता है, या उसका आयन एग्जिस्ट करता है। आपको मैं एक ही छोटा सा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ।